गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करा था, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों, हमने डिस्कस करा था अबाउट द फ्लोरल वॉल्स, साथ ही साथ बच्चों हमने डिस्कस करा था अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन डिटेल। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलिनेशन। जैसे कि बच्चों आपको पता है, फ्लावर्स के केस में, प्लांट्स के केस में दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है दोनों गैमेट को पास मिलाने का, जिस कारण से फर्टिलाइजेशन हो सके एंड विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिनेशन। एनसीईआरटी की लाइन है कि जैसे कि दोनों गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, मेल गैमेट जो कि पोलन ग्रेन कैरी करेगा और फीमेल गैमेट जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ एग, वो उन दोनों को हमें पास में लाना है सो दैट द फ्यूजन कैन ऑकर। तो हम पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा पार्ट, दैट इज फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टू फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिस कारण से एग और मेल गैमेट comes close to each other and the fertilization or fusion occurs. So students, what is pollination? The transfer of pollen grains from anther to stigma of pistil is termed as pollination. ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज स्टेमन में क्या मौजूद होता है? एंथर। सो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज एंथर, दिस इज द मेल पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज स्टेमन, स्टेमन के अंदर एंथर, एंथर से जो पोलन ग्रेन्स हैं स्टूडेंट्स वो ट्रांसफर होंगे टू फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज गाइनोशियम, और कहां पे लैंड होंगे बच्चों? स्टिग्मा पे। ठीक है, तो एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर को, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में मेल गैमेट कैरी करने वाला पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, इस प्रोसेस को बच्चों हम पॉलिनेशन कहते हैं। सो फ्लोरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग array of adaptation to achieve pollination। अलग अलग एडेप्टेशन है प्लांट्स के पास में पॉलिनेशन करने के लिए। तो बच्चों, पॉलिनेशन के हम टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि पॉलिनेशन जो है वो कैसे हो सकता है। पॉलिनेशन जो है बच्चों, वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से स्टेमन से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज गाइनोशियम, स्टिग्मा पार्ट ऑफ गाइनोशियम तक हमें ट्रांसफर करना है। तो वो विद इन द फ्लावर हो सकता है, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो सकता है, लेकिन प्लांट अभी भी एक है, और वो अलग अलग प्लांट में भी हो सकता है कि एक फ्लावर पोलन ग्रेन इस प्लांट का है और वो पोलन ग्रेन ऑफ सेकेंड प्लांट में जा रहा है। ठीक है, सेकेंड प्लांट के पोलन ग्रेन में जा रहा है, दैट इज दिस वन। तो 3 प्रकार के पॉलिनेशन बच्चों हो सकते हैं, एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर में, या फिर प्लांट 1 से प्लांट 2 में ट्रांसफर। तो इस प्रकार से बच्चों हम पॉलिनेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जगह ही नहीं है। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम पॉलिनेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर बच्चों प्लांट सेम है, सेम प्लांट के बीच में ट्रांसफर होगा, मतलब जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखने को मिलेंगे। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट प्लांट के बीच में पॉलिनेशन होगा, प्लांट 1 से प्लांट 2 में। सो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन होगा क्रॉस पॉलिनेशन के केस में। अब सेल्फ पॉलिनेशन फिर से 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है ऑटोगैमी। देखो बच्चों, एनसीईआरटी में सब दिया है, लेकिन अब उसे हम सिंप्लीफाई और ऑर्डराइज कर रहे हैं। और दूसरा है गैटनोगैमी।
ऑटोगैमी में बच्चों फ्लावर भी सेम है, एक ही प्लांट के ऊपर फ्लावर भी सेम है, लेकिन गाइटनोगैमी में एक ही प्लांट के ऊपर फ्लावर डिफरेंट है। ठीक है, अब इस डायग्राम को देख के आप मुझे बताओगे कौन सा ऑटोगैमी है, कौन सा गेटनोगैमी है, कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन है या फिर जेनोगैमी है। क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड जेनोगैमी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब ये डायग्राम देख के आप मुझे बताओ, ये प्लांट 1 है, ये प्लांट 2 है। पहले विद इन द प्लांट होगा तो उस कंडीशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। ये चीज बच्चों अच्छे से समझ लो, कभी एनसीईआरटी का पॉलिनेशन कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। और अगर प्लांट 1 से प्लांट 2 के बीच में हो रहा है तो इस कंडीशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जेनोगैमी कहेंगे। ठीक है, तो मतलब जेनोगैमी तो आपको समझ आ गया, प्लांट 1 से प्लांट 2 के बीच में जो पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन या जेनोगैमी कहते हैं। अब विद इन द प्लांट हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन। अब विद इन द प्लांट भी सेम फ्लावर में हो सकता है, विच इज कॉल्ड ऑटोगैमी, या फिर विद इन द प्लांट डिफरेंट फ्लावर में हो सकता है, विच इज कॉल्ड गेटनोगैमी। सो सेल्फ पॉलिनेशन के भी 2 टाइप होते हैं, दैट इज ऑटोगैमी एंड गेटनोगैमी। और क्रॉस पॉलिनेशन जो है अलग अलग प्लांट के बीच में होता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन और जेनोगैमी। अब बच्चों हम एनसीईआरटी में ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करा है, अब हम बच्चों डिस्कस करेंगे अबाउट ऑटोगैमी। ठीक है, मतलब जो सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है। ऑटोगैमी में पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। ठीक है, मैंने कहा था ना सेम फ्लावर, प्लांट भी सेम फ्लावर भी सेम, तो उस कंडीशन को हम ऑटोगैमी बोलेंगे। मतलब एक ही फूल के अंदर जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, कहीं जाना ही नहीं है, एक ही फूल के अंदर ही होना है, तो यहां पे एजेंट्स की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है। Transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower in a normal flower which opens and exposes the anther and the stigma, complete autogamy is rather rare. Autogamy in such flower requires synchrony in the pollen release and stigma receptivity. ठीक है, तो देयर शुड बी अ सिंक्रोनी, मतलब एक ही टाइम पे स्टिग्मा भी मैच्योर हो चुका है टू टेक द पोलन ग्रेन और उसी टाइम पे पोलन ग्रेन भी रिलीज हो रहा है, मतलब दोनों का मैच्योरेशन एक ही टाइम पर हो रहा है, तो ऑटोगैमी होगी। और साथ ही साथ बच्चों दोनों की दोनों जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावर का और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दे शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, तभी ऑटोगैमी हो पाएगा। क्योंकि बच्चों अगर फ्लावर ओपन है तो उस केस में ऑटोगैमी भी हो सकती है, गेटनोगैमी भी हो सकती है, जेनोगैमी भी हो सकती है। तो फ्लावर अपने आप को दूसरे फ्लावर के या दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन के कंटामिनेशन से नहीं बचा पाता है। सो स्टूडेंट्स इस केस में कुछ ना कुछ एडेप्टेशन प्लांट शो करता है, वो हम डिस्कस करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा में दिया सब कुछ है एनसीईआरटी में बच्चों, लेकिन प्रॉपरली हम पॉइंट वाइज पॉइंट करेंगे कि ऑटोगैमी के लिए एक प्लांट क्या क्या एडेप्टेशन शो करता है। सबसे पहला है बच्चों मोनोक्लाइनी या फिर बाइसेक्सुअलिटी। इसका मतलब होता है एक ही फूल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, सो दिस इज स्टेमन एंड दिस वन इज कार्पेल और गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम अगर एक ही फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं तो ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो, पी। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन करवाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट एडेप्टेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट होमोगैमी। होमोगैमी एनसीईआरटी में टर्म नहीं दिया लेकिन लाइन दी है कि सिंक्रोनी होनी चाहिए, दोनों मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही टाइम में मैच्योर होने चाहिए। इसी को बच्चों हम होमोगैमी कहते हैं। सो व्हेन बोथ द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम, बोथ द सेक्सेस मींस androecium and gynoecium should mature at the same time. Androecium is male reproductive structure and gynoecium is female reproductive structure. ये लाइन अभी अपन ने एनसीईआरटी में पढ़ी कि दोनों का मैच्योरेशन होना एक ही टाइम पे जरूरी है, लेकिन इसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? होमोगैमी। तो पहले हमने मोनोक्लाइनी या बाइसेक्सुअलिटी पढ़ी, फिर बच्चों हमने होमोगैमी पढ़ी। अब नेक्स्ट है बच्चों बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन
जैसे कि हमें गेहूं में देखने को मिलता है, व्हीट में, तो बच्चों क्या होता है, अभी फ्लावर ब्लूम ही नहीं हुआ है, बंद है, बड स्टेज में है, और अंदर ही अंदर पॉलिनेशन भी हो गया। ठीक है, इसका एंथर इसके स्टिग्मा पे आके गिर गया, अभी फ्लावर ब्लूम ही नहीं हुआ है। अगर फ्लावर खुलेगा ही नहीं बच्चों तो चांसेस ही नहीं है गैटनोगैमी के और क्रॉस पॉलिनेशन की, क्योंकि फ्लावर अगर बंद है तभी पॉलिनेशन हो गया, मतलब वो उसी फ्लावर का ही पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आके गिरा है। सो बड स्टेज में अगर पॉलिनेशन होता है तो वो हमेशा ऑटोगैमी ही होगा। नेक्स्ट कमिंग टू क्लिस्टोगैमी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लिस्टोगैमी ऑल्सो इज एन अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमी एनसीईआरटी में भी गिवन है। क्लिस्टोगैमी जो है बच्चों, वो उसके 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए, कॉमेलिना, वियोला विच इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन पेंसी एंड ऑक्सैलिस। इसके अंदर बच्चों इन प्लांट्स के अंदर 2 टाइप के फ्लावर्स पाए जाते हैं, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन में मेनली ऑटोगैमी के लिए हमें क्लिस्टोगैमी होना जरूरी है, मतलब क्लिस्टोगैमी अगर होगी तो ऑटोगैमी टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो क्लिस्टोगैमी के अंदर क्लिस्टो इसकी स्पेलिंग अगर मैं चेंज कर दूं तो क्लोज, अगर फ्लावर क्लोज रहेंगे, अगर फ्लावर क्लोज रहेंगे, जैसे यही टाइप की कंडीशन हो गई एक प्रकार से, तो अगर फूल बंद है तो ऑब्वियसली उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आके गिरेगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमस फ्लावर विच इज सीन इन वियोला, कॉमन पेंसी, कॉमेलिना एंड ऑक्सैलिस। इसे बच्चों आप कोविड से भी याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपस में काफी ज्यादा क्लोज है, तो जब हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं, आपस में क्लोज आते हैं तो कोविड होता है। तो वैसे ही बच्चों अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर काफी ज्यादा क्लोजली सिचुएटेड है, फ्लावर ही क्लोज है, तो उस कंडीशन में बच्चों हमें ऑटोगैमी टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा विच इज सीन इन कोविड, दैट इज कॉमेलिना, ऑक्सैलिस एंड वियोला विच इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन पेंसी। तो इससे आप याद कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब दिया है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर। अब बच्चों वही कोविड का एग्जांपल दिया है, दैट इज अपना कॉमेलिना, ऑक्सैलिस एंड वियोला और कॉमन पेंसी। ठीक है, इनके अंदर 2 प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं, एक है चेस्मोगैमस फ्लावर और एक है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। जो चेस्मोगैमस फ्लावर है बच्चों, इसको आप कैसे याद रखेंगे, हम जब सनलाइट में जाते हैं, ओपन एरिया में जाते हैं, तो हम गॉगल्स का यूज करते हैं, चश्मा लगाते हैं। तो चेस्मोगैमस मतलब ओपन फ्लावर, जबकि क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है क्लिस्टो मतलब क्लोज फ्लावर। ठीक है, तो ओपन फ्लावर में जो है सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, मतलब ऑटोगैमी भी हो सकती है, गैटनोगैमी भी हो सकती है और जेनोगैमी भी हो सकती है। लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर में स्पेसिफिकली ऑटोगैमी होगी क्योंकि ये प्लांट हमेशा क्लोज रहते हैं। ठीक है, तो एक बार और आप देखिए इसे, ये स्ट्रक्चर है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। देखिए बच्चों किस प्रकार अंडरग्राउंड पाए जाते हैं, क्लोज्ड है, डल है। ठीक है, डल इन अपीयरेंस क्योंकि इसे पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स को अट्रैक्ट तो करना नहीं है, जो अट्रैक्टिव होंगे, ओपन होंगे, बड़े बड़े होंगे, छोटे छोटे होते हैं, क्लोज होते हैं, डल होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। और एक तरफ मिलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर जो कि कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और इसके अंदर पॉलिनेशन जो है वो सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है, बिकॉज दे आर ओपन, दे आर ब्लूमिंग फ्लावर। तो इनमें किसी भी टाइप का पॉलिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। अब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेते हैं बच्चों। तो हमें कुछ प्लांट्स जैसे वियोला, कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना में 2 टाइप के फ्लावर मिलते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज विच विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, जिनका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड है क्योंकि ये फ्लावर ब्लूम्ड होते हैं, एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो कि ओपन ही नहीं होते, डल टाइप के होते हैं क्योंकि उन्हें एजेंट्स को अट्रैक्ट ही नहीं करना है।
इन फ्लावर के अंदर एंथर और स्टिग्मा भी एक दूसरे के करीब पाए जाते हैं, जिससे ऑटोगैमी हो। When anther dehiscence in the flower buds, pollen grain come in contact with stigma to affect pollination। तो बच्चों ये बर्ड स्टेज में मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, एनसीईआरटी में सब दे रखा है, लेकिन प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दे के रखा है। तो अपन ने पढ़ा था कि सेल्फ पॉलिनेशन का एडेप्टेशन बर्ड पॉलिनेशन ही है, कि बर्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन हो जाना। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो इतनी लाइन में बर्ड पॉलिनेशन समझाया गया है, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए होता है, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन होता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएंटली ऑटोगैमी। देखो अब वापस से क्लिस्टोगैमस पे आ गए। क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर ऑटोगैमी ही हो सकती है, यही मैंने भी आपको बोला। फिर एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग on the stigma, Clistogamous flower produces assured seed set। This is very important। इस लाइन के ऊपर नीट का क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें पॉलिनेशन की मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें पक्का सीड सेट्स बनेंगे ही बनेंगे। assured seed sets are found even in the presence of pollinators। पॉलिनेटिंग एजेंट्स जैसे विंड, वाटर, बायोटिक एजेंट्स जैसे बीज, इनके एब्सेंस में भी इन फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन होगा, क्योंकि ये फ्लावर्स तो एजेंट्स पे या पॉलिनेटर्स पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ये तो क्लोज रहते हैं, अंदर ही अंदर खुद ब खुद इनका पॉलिनेशन हो जाता है। सो इसमें एश्योर्ड सीड बनेगी ही बनेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट्स। अब आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन पे, दैट इज गैटनोगैमी। गैटनोगैमी के केस में प्लांट तो अभी भी सेम है, लेकिन फ्लावर अलग अलग है। जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया था बच्चों कि प्लांट तो अभी भी एक ही है, लेकिन फ्लावर इस बार अलग अलग हो गया है। ए फ्लावर से बी फ्लावर में जा रहा है, तो इसे हम गैटनोगैमी बोलेंगे। लेकिन बच्चों आप खुद सोचो, गैटनोगैमी के केस में भी प्लांट तो सेम है, तो वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। जेनेटिक वेरिएशन गैटनोगैमी में भी देखने को हमें नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ ज़ैनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें प्लांट अलग अलग है, उस केस में ही हमें बच्चों जो जेनेटिक वेरिएशन है वो देखने को मिलेगा। सो एनसीईआरटी में लाइन है बच्चों गैटनोगैमी के लिए कि गैटनोगैमी जो अगर हम देखें कार्य करने के हिसाब से तो वो क्रॉस पॉलिनेशन जैसा है। देखिए आप, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, यहाँ पे भी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, बस अंतर इतना है यहाँ पे प्लांट एक ही है, यहाँ पे प्लांट अलग अलग है ज़ैनोगैमी के केस में। तो कार्य करने के हिसाब से तो गैटनोगैमी रिजेंबल्स क्रॉस पॉलिनेशन और ज़ैनोगैमी। लेकिन अगर हम जेनेटिक वेरिएशन के बारे में बात करें तो ये भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं शो करेगा और ऑटोगैमी भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं शो करेगा, क्योंकि प्लांट तो एक ही है। तो जेनेटिकली जो होता है गैटनोगैमी और ऑटोगैमी एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली या कैसे वो फंक्शन कर रहा है फंक्शनली, सेल्फ गैटनोगैमी रिजेंबल्स ज़ैनोगैमी, बट जेनेटिकली गैटनोगैमी रिजेंबल्स ऑटोगैमी। दिस इज द लाइन ऑफ एनसीईआरटी। तो बच्चों अब गैटनोगैमी पे आते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। इस बार प्लांट तो सेम है, सेम प्लांट है, लेकिन एक ही प्लांट पे अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। तो गैटनोगैमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन जैसा है, यही लाइन मैंने अभी आपको समझाई डायग्राम के माध्यम से, क्योंकि इनमें भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स इन्वॉल्व है, लेकिन जेनेटिकली ये ऑटोगैमी के समान है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लाइन अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चों। काम करने के हिसाब से, क्योंकि वहां पे भी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर ट्रांसफर हो रहा है, ज़ैनोगैमी के केस में भी और गैटनोगैमी के केस में भी। तो कार्य करने के हिसाब से फंक्शनली और जो गैटनोगैमी वो ज़ैनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन जैसा है, लेकिन जेनेटिकली ऑटोगैमी गैटनोगैमी जैसा है, क्योंकि दोनों ही केस में हमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्लांट सेम है, बिकॉज since the pollen grains come from the same plant, इसलिए जेनेटिक वेरिएशन हमें गैटनोगैमी के केस में भी देखने को नहीं मिलेंगे। अब आते हैं स्टूडेंट ज़ैनोगैमी पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। अगर प्लांट 1 और प्लांट 2 के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन या ज़ैनोगैमी कहते हैं। यही एक प्रकार का पॉलिनेशन है जिसमें जेनेटिक डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं या फिर वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं।
ठीक है, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट। अब आते हैं स्टूडेंट्स एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे। अब क्रॉस पॉलिनेशन और गैटनोगैमी के लिए मेनली हमें एजेंट्स लगते हैं पॉलिनेशन के। उन एजेंट्स को बच्चों हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है एबायोटिक एजेंट्स और दूसरा है बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक शब्द का मतलब होता है नॉन लिविंग, दैट इज विंड एंड वाटर। वही बच्चों बायोटिक एजेंट्स मतलब बाय एनिमल्स, बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे इंसेक्ट, बर्ड, बैट, एंड, स्नेल, स्नेक। ठीक है, तो अगर इनके एक्सेट्रा और भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं कि जो है रोटिफर्स वगैरह के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो एबायोटिक एजेंट में सबसे पहले आता है बच्चों बाय विंड, हवा के द्वारा पॉलिनेशन होना, तो इसे बच्चों हम एनिमोफिली बोलते हैं। बाय विंड बहुत कम ऑप्शन में आएगा, एनिमोफिली और एंटामोफिली से आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि विंड पॉलिनेशन को हम एनिमोफिली बोलते हैं, जबकि इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम एंटोमोफिली कहते हैं। तो दिस इज एंटोमोफिली एंड दिस इज एनिमोफिली, यू डोंट कंफ्यूज बिटवीन द टू। ठीक है, अब आते हैं वाटर। वाटर पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली कहते हैं। देखो बच्चों, बायोटिक और एबायोटिक पॉलिनेशन में बायोटिक मैक्सिमम होता है, गिवन इन एनसीईआरटी, दिस इज द लाइन ऑफ एनसीईआरटी, कि बायोटिक एजेंट्स के द्वारा पॉलिनेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एबायोटिक पॉलिनेशन। ठीक है, तो ज्यादातर प्लांट्स में बायोटिक एजेंट्स के द्वारा पॉलिनेशन होगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम एबायोटिक पे। एबायोटिक में भी विंड के द्वारा ज्यादा पॉलिनेशन होगा एज कंपेयर टू वाटर विच इज हाइड्रोफिली। तो एनिमोफिली के द्वारा एबायोटिक पॉलिनेशन में ज्यादा पॉलिनेशन होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोफिली। अब बच्चों बायोटिक एजेंट्स पे आते हैं। बायोटिक एजेंट्स के द्वारा, दैट इज एनिमल्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे हम जूफिली कहते हैं। एनिमल्स के लिए जू वर्ड का यूज किया जाता है, इसीलिए इसे हम जूफिली कहते हैं। अब जूफिली के अंदर भी कितने सारे एनिमल्स हैं, उनमें से मैक्सिमम बच्चों इंसेक्ट्स के द्वारा होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंसेक्ट्स के द्वारा होगा। और इंसेक्ट्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है बच्चों बी, हनी बी। हनी बी के द्वारा सबसे ज्यादा पॉलिनेशन देखने में आया है। बर्ड्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। बैट्स के द्वारा होता है तो उसे चिरप्टेरोफिली कहते हैं। एंट्स और टर्माइट्स के द्वारा होता है तो उसे मिर्मैकोफिली कहते हैं। स्नेल्स के द्वारा होता है तो उसे मैलाकोफिली कहते हैं। और स्नेक के द्वारा होता है तो उसे ऑफियोफिली कहते हैं। कुछ एक्स्ट्रा सो स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ा वही यहां पर लाइंस लिखी हुई है कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में प्लांट जो है बच्चों वो एबायोटिक टू एबायोटिक एजेंट्स यूज करता है, दैट इज विंड एंड वाटर। विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसे हम एनिमोफिली कहते हैं, और वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। और वन बायोटिक दैट इज एनिमल विच इज कॉल्ड जूफिली। एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन, ठीक है, माध्यम जिसके द्वारा पॉलिनेशन हो पाए, तो उन एजेंट्स को हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट। देखो मैंने कहा था ना एबायोटिक और बायोटिक में बायोटिक मेजॉरिटी में होता है, तो वही लाइन यहां पर दी है, बायोटिक एजेंट मेजॉरिटी। Only a small proportion of plant uses abiotic agents. Pollen grains coming in contact with stigma is a chance factor. Abiotic के केस में chance factor होता है, जबकि बायोटिक के केस में बी एक फ्लावर से उड़ के दूसरे फ्लावर में जाके बैठेगी तो पॉलिनेशन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में हवा के द्वारा पोलन ग्रेन्स उड़ रहे हैं, वो गिर भी सकते हैं, नहीं भी गिर सकते, किसी दिन हवा बहुत धीरे है तो पॉलिनेशन ही नहीं होगा। सो ऑलवेज इन केस ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स इट इज अ चांस। इस कारण से बच्चों एबायोटिक पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन ज्यादा नंबर में रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस इन द इनॉर्मस अमाउंट व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से हम पढ़ेंगे विंड पॉलिनेशन के बारे में। विंड पॉलिनेशन के एडेप्टेशन आप समझ सकते हैं कि क्या क्या प्लांट के अंदर एडेप्टेशन शो होते हैं in case of wind pollination. यहां से लेके यहां तक हम विंड पॉलिनेशन डिस्कस करेंगे।
पॉलिनेशन बाय विंड विच इज कॉल्ड एनिमोफिली इज मोर कॉमन। देखो मैंने आपको कहा था एबायोटिक के केस में वाटर और विंड को अगर कंपेयर करा जाए तो विंड के द्वारा पॉलिनेशन ज्यादा होता है। Among abiotic pollinations, wind pollination also requires that the pollen grains are light, non-sticky। देखो ये सब फीचर्स चालू हो गए हैं कि विंड पॉलिनेशन के लिए प्लांट के पास क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। पहला है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोलन ग्रेन्स हल्के होने चाहिए, तभी तो बच्चों हवा के करंट के द्वारा, विंड के करंट के द्वारा वो कैरी होंगे। वो हल्के होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, ठीक है। देन so that they can be transported in the wind current. They often possess well exposed stamen. Stamen जो है उनका well exposed होना चाहिए so that pollen are easily dispersed into the wind. तो second point क्या आ गया students? Well exposed stamen. Large often feathery stigma. अब stigma के बारे में third point आया है कि stigma large और feathery होनी चाहिए जिससे pollen grain को trap कर ले, पकड़ ले। Wind pollinated flowers often have single ovule. This is also very important. ठीक है, ovule एक होना चाहिए। Numerous flower packed into an inflorescence. अगर inflorescence में अगर छोटे छोटे फ्लावर है तो वो बहुत सारे होने चाहिए और inflorescence के फॉर्म में अरेंज होने चाहिए। तो this is also important. Numerous flower packed into inflorescence. A familiar example is corn cob. ये जो कॉर्न कॉप दे रखा है, द टेजल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव्स इन द विंड टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। तो बच्चों विंड पॉलिनेशन में यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे दिया एनसीईआरटी ने अपने को, एक कॉर्न कॉप और एक ग्रास। अलग से लिख देती हूँ जिससे आपसे मिस नहीं हो, कॉर्न कॉप और ग्रासेस। ये विंड पॉलिनेशन के एग्जाम्पल गिवन है एनसीईआरटी में। डायग्राम भी गिवन है, दिस इज ऑफ कॉर्न कॉब। ऐसा बोला गया है कि उसके टेजल्स होते हैं दैट आर नथिंग बट एक्सपोज स्टिग्मा एंड स्टाइल वेव्स इन द विंड, जिसके कारण से वो पोलन ग्रेन्स को ट्रैप कर ले, ठीक है। सो दिस इज कॉर्न कॉब डायग्राम। साथ ही साथ बच्चों मैंने कॉर्न कॉप का नेचुरल डायग्राम भी लिया है कि देखिए किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है कॉर्न कॉप के केस में। और स्टिग्मा हमने पढ़ा था एक फीचर विंड पॉलिनेशन का कि वो लार्ज और फेदरी होना चाहिए जिसके कारण पोलन ग्रेन को ट्रैप कर पाए। सो दिस इज अ स्टिग्मा विच इज लार्ज, हैरी एंड फेदरी एज यू कैन सी। अच्छे से देख पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम हाइड्रोफिली पे। अब यहां से हम पढ़ेंगे हाइड्रोफिली, दैट इज वाटर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। पानी के द्वारा पॉलिनेशन रेयर होता है इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू अबाउट ओनली 30 जेनरा। सिर्फ 30 जेनरा तक ही ये सीमित है, उसमें से भी ज्यादातर मोनोकॉट से। इस लाइन के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच वन ऑफ द पॉलिनेशन इज फिक्स टू ओनली 30 जेनरा और मोस्ट ऑफ देम आर, तो मोस्ट ऑफ देम आर मोनोकॉट्स ओनली। As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for male gamete among the lower plant group such as algae, bryophytes, pteridophyte। तो बच्चों कुछ लोअर प्लांट्स में जैसे अलगी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में, अलगी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के केस में, दैट इज लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ये डिपेंड करते हैं वाटर पे फॉर पॉलिनेशन, फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। अब बच्चों पॉलिनेशन जो है जिनमें हमें वाटर पॉलिनेशन या हाइड्रोफिली शो होती है उसमें भी दो कंडीशन फर्दर होती है। एक तो पॉलिनेशन उनका पानी की सतह पे हो सकता है, दूसरी कंडीशन है कि पॉलिनेशन जो है वो अंडरग्राउंड हो सकता है, मतलब सबमर्ज्ड में ही, पानी के अंदर ही। तो दो प्रकार के बच्चों हम वाटर पॉलिनेशन पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स दो टाइप का हम वाटर पॉलिनेशन पढ़ेंगे, दैट इज एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली का मतलब होता है कि पानी की सतह के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर ही पॉलिनेशन होगा, मतलब यहां पे सरफेस पे अगर पॉलिनेशन होगा तो उसे हम
यहां पर होगा, ठीक है, सरफेस पे होगा। अगर सरफेस पे होगा तो इस टाइप की कंडीशन को हम एपीहाइड्रोफिली कहेंगे। और अगर अंडरग्राउंड होगा मतलब सबमर्ज्ड में, यहां पे पॉलिनेशन होगा, ठीक है, सबमर्ज कंडीशन में, तो इस टाइप की कंडीशन को हम हाइपोहाइड्रोफिली कहेंगे। तो एपीहाइड्रोफिली व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर देन इट इज कॉल्ड एपीहाइड्रोफिली। इसके एग्जांपल है वेलिस्नेरिया विच इज फ्रेश वाटर, जो कि अभी हम जिसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। दूसरा है स्टूडेंट्स हाइपोहाइड्रोफिली, अगर पॉलिनेशन इनसाइड द वाटर होता है तो उसे हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। इसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स क्रिटोफाइलम, नाजास, जोस्ट्रा, सीग्रास, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाला एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है, जोस्ट्रा, सीग्रास एंड हाइड्रीला विच इज अ फ्रेश वाटर, इवन हाइड्रीला इज इंपॉर्टेंट। सो एनसीईआरटी में वेलिस्नेरिया गिवन है, जोस्ट्रा गिवन है और हाइड्रीला गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए जोस्ट्रा और हाइड्रीला में हमें हाइपोहाइड्रोफिली देखने को मिलेगी, जबकि वेलिस्नेरिया में हमें एपीहाइड्रोफिली देखने को मिलेगी। तो चलिए बच्चों पहले एपीहाइड्रोफिली वेलिस्नेरिया में समझते हैं, फिर हाइपोहाइड्रोफिली को समझेंगे। तो बच्चों क्या होता है एपीहाइड्रोफिली? सबसे पहले some examples of water pollination are Vallisneria and Hydra, which grows in fresh water, and several marine water that is sea grass such as Zostra. तो सबसे पहले तो बच्चों आपको इसको 2 कैटेगरीज में एनसीईआरटी ने डिवाइड करा है एक्वाटिक प्लांट्स को। एक है फ्रेश वाटर और एक है समुद्र में मिलने वाला मरीन वाटर प्लांट। फ्रेश वाटर में एनसीईआरटी ने दिया है वेलिस्नेरिया को और हाइड्रीला को, और मरीन में दिया है सी ग्रास लाइक जोस्ट्रा। अब बच्चों मैंने अभी आपको बताया एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली के बारे में। तो एपी और हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है, तो एपी के लिए मैं ई वर्ड यूज करने वाली हूँ और हाइपोहाइड्रोफिली के लिए मैं एच वर्ड यूज करने वाली हूँ। तो वेलिस्नेरिया के केस में आपको क्या देखने को मिलता है बच्चों? एपीहाइड्रोफिली। हाइड्रीला के केस में आपको क्या देखने को मिलता है बच्चों? हाइपोहाइड्रोफिली। और सी ग्रास लाइक जोस्ट्रा के केस में आपको क्या देखने को मिलता है? तो हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, क्लियर है बच्चों? फ्रेश वाटर, मरीन वाटर कौन से होते हैं, एपीहाइड्रोफिली कौन शो करते हैं और हाइपोहाइड्रोफिली कौन शो करते हैं। सो water pollination plants are Vallisneria hydrilla which grows in fresh water, several marine sea grasses such as Zostra। लेकिन सभी aquatic plants जो होते हैं वो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं शो करते। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं लेकिन वो पॉलिनेशन इंसेक्ट्स, विंड के द्वारा शो करते हैं, इंसेक्ट्स के द्वारा या अदर बायोटिक एजेंट्स के द्वारा पॉलिनेशन उनमें होता है, ना कि पानी के द्वारा। सो स्टूडेंट्स ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स में जो कि मिलते तो पानी में लेकिन पानी के द्वारा उनका पॉलिनेशन नहीं होता है। उनका एग्जांपल है स्टूडेंट्स वाटर हाइसिंथ, जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, वाटर लिली। द फ्लावर एमर्जेस अबोव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। ठीक है, तो इन दोनों में वाटर वाटर आ रहा है। सो एक और बात जो आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट कि एक्वेटिक प्लांट लाइक वाटर हाइसिंथ and water lily, pollination is not by water. Pollination is not by water, important. उनमें विंड या इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। अब बच्चों हम यहां से स्टार्ट करेंगे वेलिस्नेरिया की कहानी लगभग यहां तक। ठीक है, वेलिस्नेरिया की कहानी में हम एपीहाइड्रोफिली को समझेंगे। वेलिस्नेरिया के अंदर ऐसा कहा जाता है कि फीमेल फ्लावर कॉइल अप होके सरफेस तक आता है, वहां पे मेल फ्लावर्स जो है वो भी उसी टाइम पे डिटैच होते हैं। उनके पोलन ग्रेन्स, मेल फ्लावर भी ऊपर सरफेस पे आ गए, मतलब फीमेल फ्लावर भी सरफेस पे आ गया है, मेल फ्लावर भी सरफेस पे आ रहा है। फीमेल का सिर्फ स्टिग्मा ऊपर आया है कॉइल अप होके, जबकि वो पाया एज अ सबमर्ज प्लांट जाता है, मतलब वो रूटेड सबमर्ज प्लांट है, जुड़ा तो जमीन से हुआ है लेकिन सरफेस तक आ रहा है सिर्फ पॉलिनेशन के लिए। तो जो बच्चों फ्लावर का स्टिग्मा होता है वो अपनी कॉइल खोलकर सरफेस, सतह तक आता है
और वहां पे तभी मेल फ्लावर भी रिलीज होते हैं। मेल फ्लावर जो है वो वाटर करंट के माध्यम से उनके पोलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज होते हैं और फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे आके स्टिक करते हैं और फिर वापस से वो कॉइल बैक होके अपनी जगह पर आ जाता है। तो कॉइल अप्स एंड कॉइल बैक फॉर पॉलिनेशन। लेकिन पॉलिनेशन बच्चों सरफेस पर हो रहा है, इसलिए वेलिस्नेरिया एपीहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है। So in Vallisneria, female flower reaches the surface of water by a long stalk and the male flower or pollen grains are released onto the surface of water. Male flower तो डिटैच होके ही सरफेस पे तैरने लग जाते हैं और फीमेल फ्लावर जो है वो कॉइल अप होके सरफेस तक पहुंचता है। Some of them eventually reach the female flower and the stigma. तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम एपीहाइड्रोफिली कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी पे गिवन है। ये वेलिस्नेरिया है जो कि सबमर्ज्ड है, यूं तो जमीन से जुड़ा रहता है। इसमें देखो आप, इस प्रकार की कॉइलिंग होती है जिसकी मैं बात कर रही थी, ठीक है। तो ये अपनी कॉइल खोलकर सरफेस तक पहुंचता है। ये देखिए, इसके सरफेस पे ये फीमेल फ्लावर पहुंच गया है विद इट्स स्टिग्मा। ये उसका ही बड़ा स्ट्रक्चर है इसी पार्ट का। तो देखिए आप किस प्रकार स्टिग्मा जो है वो सरफेस के ऊपर है। वहीं बच्चों जो मेल फ्लावर है वो तो पूरे प्लांट से डिटैच होके ही सरफेस के ऊपर तैर रहे हैं। सो दिस इज अ मेल फ्लावर, इसको बड़ा करके दिखाया है। और आप देखिए किस प्रकार इसमें से जो पोलन ग्रेन्स वो रिलीज होंगे और इसके स्टिग्मा पे जाके स्टिक होंगे और ये फ्लावर वापस से कॉइल बैक होके नीचे आ जाएगा। तो मतलब इसकी थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी? थर्ड कंडीशन में ये फ्लावर वापस से कॉइल बैक होके आ जाएगा। पहले जो है मतलब इसका कॉइलिंग खुल गई थी और वो ऊपर चला गया था, वापस से कॉइलिंग हो गई और वो नीचे आ गया। तो इस टाइप का वंडरफुल मैकेनिज्म देखने को मिलता है बच्चों हमें वेलिस्नेरिया में, जो कि है तो सबमर्ज लेकिन इसके अंदर पॉलिनेशन वाटर की सरफेस पे होता है, कॉजिंग एपीहाइड्रोफिली। अब बच्चों हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं हाइपोहाइड्रोफिली का। हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल एनसीईआरटी के केस में अगर हम देखें बच्चों तो वो ज़ोस्ट्रा सी ग्रास का दे रखा है। तो यहां से बच्चों हम पढ़ेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट सच एज सी ग्रास, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज। इसमें फीमेल फ्लावर सरफेस पे जाएगा ही नहीं, वो नीचे ही पड़ा रहेगा in the water and the pollen grains are released inside the water। मतलब नीचे ही पॉलिनेशन हो रहा है, ये नॉर्मल है। पोलन ग्रेन्स जो होती है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें पोलन ग्रेन्स के पास कुछ स्पेशलिटी है। तो पोलन ग्रेन इन केस ऑफ हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोहाइड्रोफिली के पोलन ग्रेन्स की बात करी जा रही है। इनके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं बच्चों वो लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, रिबन लाइक लॉन्ग होते हैं। साथ ही साथ बच्चों म्यूसिलेजिनस कवरिंग से प्रोटेक्टेड रहते हैं, म्यूसिलेजिनस कवरिंग से प्रोटेक्टेड रहते हैं, जो कि जिसके कारण वो नॉन वेटेबल फॉर्म में होते हैं, नॉन वेटेबल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। So in another group of water pollinated plants such as seagrass, female flower remains submerged, female flower submerged पाए जाते हैं in water and the pollen grains are released inside the water। Pollen grain in many such species are long, ribbon-like, pollen grain long होते हैं, ribbon-like होते हैं। They are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve the pollination. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे हाइपोफिली के बारे में, एपीहाइड्रोफिली के बारे में, वेलिस्नेरिया में के बारे में पढ़ा हमने, और हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल हमने सी ग्रास लाइक ज़ोस्ट्रा के बारे में डिटेल में समझा। सो स्टूडेंट्स, ज्यादातर प्लांट्स मैंने कि जैसे आपको स्टार्टिंग ऑफ द पार्ट में ही बता दिया था कि ज्यादातर प्लांट्स बायोटिक पॉलिनेशन शो करते हैं। तो यहां से बच्चों हम स्टार्ट करेंगे अबाउट बायोटिक पॉलिनेशन। And if it is by animal, it is also called zoophily. So majority of flowering plant use a range of animal as pollinating agent. Mainly bees होती है, बायोटिक पॉलिनेशन में भी bees सबसे ज्यादा कॉमन है। बटरफ्लाई, फ्लाइज, बिटल, वास्प, एंट, मॉथ, बर्ड भी मैंने आपको बताया था, बैट्स भी बताया था। Are the common pollinating agents among the animals? Insect, particularly bees. Insect में भी सबसे ज्यादा कॉमन है bees। सबसे ज्यादा बायोटिक पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, इंसेक्ट्स में भी सबसे ज्यादा bees के द्वारा होता है। Are the dominant biotic pollinating agents. Even larger animals such as some primates like lammer
arboreal, tree-dwelling rodents, or even reptiles, that is gecko lizard and garden lizard, have also been reported as a pollinator in some species. So ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. rodents, reptiles भी इन्वॉल्व हैं pollination में. Majority of the insect pollinated plants, मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें हमें एंटामोफिली देखने को मिलती है. सो स्टूडेंट्स, इंसेक्ट पॉलिनेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है या एंटामोफिली. इंसेक्ट पॉलिनेशन के फीचर्स अब हम पढ़ेंगे. ऑब्वियसली बच्चों, हमें इंसेक्ट्स को, फ्लावर्स को पॉलिनेट करना है तो वो फ्लावर के पास फ्रेगनेंस होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, हाईली कलरफुल होना चाहिए, डिफरेंट कलर्स में होना चाहिए, और साथ ही साथ बच्चों वो इंसेक्ट्स को बदले में रिवॉर्ड्स भी देता है फ्लावर इन द फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड नेक्टर्स. So majority of the insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant, rich in nectar. ये important feature है about insect pollination. When the flower are small, अगर flower कभी छोटे भी होते हैं तो बहुत सारे होने चाहिए, गुच्छे में होने चाहिए. They should be clustered into inflorescence to make them conspicuous. Animals are attracted to the flower by color and also by the fragrance. The flower pollinated by the flies and beetle. ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों. कुछ जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो बैड ऑर्डर के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, जैसे फ्लाइज और बिटल. तो जैसे कुछ इंसेक्ट्स जैसे फ्लाइज और बिटल, ये जिस फ्लावर्स का पॉलिनेशन करेंगे वो फाउल ऑडोर सीक्रेट करते हैं टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, फ्लाइज एंड बिटल्स. टू सस्टेन द एनिमल विजिट, द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू एनिमल्स. तो बदले में फ्लावर एनिमल्स को क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करता है. पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स और अदर पॉलिनेटिंग एजेंट्स उन्हें पॉलिनेशन करके दे रहे हैं तो बदले में उन्हें रिवॉर्ड्स मिलते हैं. नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स, जिसमें से नेक्टर और पोलन ग्रेन्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड्स हैं. For the harvesting the rewards from the flower, the animal visitor come in contact with the anther and the stigma. The body of the animals get a coating of pollen grains which are generally sticky in animal pollinated flower. तो animal pollinated flowers के केस में बच्चों pollen grains जो होते हैं वो sticky होते हैं, जिससे वो एनिमल्स की बॉडी पे स्टिक कर जाते हैं और जब वो दूसरे प्लांट या फ्लावर पे जाएंगे तो वो ट्रांसफर कर देंगे पोलन ग्रेन्स को. When the animal carrying pollen on its body comes in contact with stigma, it brings about pollination. In some species, floral rewards are in providing safe place to lay egg. किसी plants के केस में या flowers के केस में वो एक safe place भी provide करते हैं for laying eggs. ऐसा बच्चों देखने को मिलता है हमें tallest flower Amorphophilus के केस में, जो कि 6 feet tall होता है. तो Amorphophilus के केस में और सेम टाइप का हमको कंडीशन देखने को मिलती है बिटवीन मॉथ एंड युक्का. इस टाइप के पॉलिनेशन को बच्चों, इस टाइप के रिलेशनशिप को बच्चों हम म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म. ठीक है. अ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड अ प्लांट युक्का. तो बच्चों ये एक एग्जाम्पल है बच्चों जो कि हमें ऑर्किड्स के केस में देखने को मिलता है, जिसमें फीमेल बी की तरह एक पेटल होती है जिस कारण से मेल भी अट्रैक्ट होती है. सूडो पॉलिनेशन देखने को मिलता है हमें. तो एक तो ये एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. इसे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर, इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर में भी अच्छे से डिटेल में समझाएंगे हम आपको. और बच्चों ये मॉथ और युक्का का एग्जाम्पल है. ठीक है. दिस इज मॉथ which lays egg in the yucca flower. तो इनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप पाया जाता है. दिस इज मॉथ एंड दिस इज युक्का. और सेम रिलेशनशिप हमें Amorphophilus which is the tallest flower में भी देखने को मिलता है. सो मॉथ जो होता है बच्चों वो एग डिपॉजिट करता है इनटू द लॉक्यूल ऑफ ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ. अब जो लार्वा उसमें से हैच आउट होगा वो भी नरिशमेंट जो है वो युक्का फ्लावर में से ही लेता है. अब बच्चों कभी कभार क्या होता है कि इंसेक्ट जो है वो पोलन ग्रेन्स ले लेती है, नेक्टर ले लेती है, लेकिन बदले में पॉलिनेशन नहीं करती है. ऐसी कंडीशन को स्टूडेंट्स हम ऐसे इंसेक्ट्स को रॉबर्स कहते हैं, चोर कहते हैं. मैनी इंसेक्ट में कंज्यूम पोलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन. सच फ्लोरल विजिटर्स आर रिफर्ड टू एज पोलन और नेक्टर रॉबर्स.
ऐसे कंडीशन को हम पोलन और नेक्टर रॉबर्स कहते हैं. यू मे और मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पॉलिनेटर्स बट यू विल श्योरली एंजॉय योर एफर्ट्स. अब आते हैं स्टूडेंट्स हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे. मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो जिस प्रकार से हमने बच्चों एडेप्टेशंस पढ़े थे फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, वैसे ही बच्चों आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के केस में देयर आर द एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. क्योंकि बच्चों जेनेटिकल वेरिएशंस लाने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट जरिया होता है एज कंपेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन के केस में वेरिएशन ज्यादा होता है. अगर आप कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करते जाएंगे सो देयर इज अ डिप्रेशन, प्रोडक्टिविटी प्लांट की घटती चली जाएगी. तो बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा अच्छा माना जाता है बिकॉज इट कॉजेज वेरिएशन. सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को बच्चों पढ़ने से पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप मेरे साथ पहले एडेप्टेशंस पढ़िए फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या हम कह सकते हैं एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. Adaptation for cross pollination. सबसे पहली एडेप्टेशन है स्टूडेंट्स यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लिनी. प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंफर्म क्रॉस पॉलिनेशन. अगर बच्चों यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक पेड़ पे सिर्फ हमें मेल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे विच इज कॉल्ड स्टैमिनेट, और एक प्लांट पे हमें सिर्फ फीमेल फ्लावर देखने को मिलेंगे विच इज कॉल्ड पिस्टिलेट. तो स्टैमिनेट और पिस्टिलेट अगर अलग अलग प्लांट पाए जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर है जबकि इसमें सिर्फ मेल फ्लावर है, तो ऐसी कंडीशन को स्टूडेंट्स हम यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं. ऐसे केस में क्रॉस पॉलिनेशन होगा. क्या होगा बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन और ज़ेनोगैमी. So this is the first adaptation for cross pollination or outbreeding device. Next is student chesmogamy और anthesis. Opening और blooming of flower. Flower अगर bloom होगा, open होगा तो obviously it will favor cross pollination. Geitonogamy can also occur, but cross pollination can also occur. Now coming to dichogamy. अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है मतलब उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों पाए जाते हैं. अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है मतलब उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों पाए जाते हैं, तो ऐसे केस में अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो डाइकोगैमी कंडीशन होनी चाहिए. मतलब या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पहले मैच्योर हो जाए या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पहले मैच्योर हो जाए, या तो प्रोटो एंट्री कंडीशन हो या प्रोटोगाइनी कंडीशन हो. ठीक है, सो दे डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम. नाउ कमिंग टू हेट्रोस्टाइली. There is a difference in between the length जो है उसमें डिफरेंस होना of the filament of stamen and style. तो स्टाइल और फिलामेंट के बीच में लेंथ का डिफरेंस होना. तो जैसे कि आप देख सकते हैं. अब बताइए आप कैसे पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुंचेगा एंटी ग्रेविटी डायरेक्शन में. तो इस केस में भी बच्चों हमें हेट्रोस्टाइली कंडीशन में भी हमें क्रॉस पॉलिनेशन को ये फेवर करेगी. इसकी पूरी डेफिनेशन एनसीईआरटी में गिवन है, सिर्फ ये टर्म नहीं गिवन है कि इसे हेट्रोस्टाइली कहते हैं. नाउ कमिंग टू हर्कोगैमी. हर्कोगैमी का मतलब होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कोई बैरियर आ जाना, उसे हम हर्कोगैमी कहते हैं. सो दिस इज हर्कोगैमी व्हेन देयर इज अ बैरियर बिटवीन एंथर एंड द स्टिग्मा. सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी. पोलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर. सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है या आउटब्रीडिंग डिवाइस है फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. इसमें क्या होता है बच्चों, अगर सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन आके गिरेगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा. ठीक है, वहीं अगर दूसरे प्लांट का पॉलिनेशन आके गिरा तो पॉलिनेशन हो जाएगा, मतलब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा. मतलब खुद के लिए ही द फ्लावर सेज नो. सेल्फ इनकॉम्पैटिबल मतलब खुद के लिए ही ना, लेकिन अगर दूसरे प्लांट का आएगा पोलन ग्रेन तो पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन फटाफट हो जाएगा एंड पॉलिनेशन इज सक्सेसफुल. सो पोलन ग्रेन ऑफ द फ्लावर कैन नॉट जर्मिनेट. आ भी जाएगा तो जर्मिनेट नहीं करेगा ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी. So students, these are the outbreeding devices or adaptation for cross pollination. Majority of the flowering plants produces hermaphrodite flower, मतलब bisexual flower. hermaphrodite flower मतलब bisexual flower, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही फूल में मौजूद है. And pollen grains are likely to come in contact with stigma of the same flower.
कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन के कारण इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है. Flowering plant have developed many devices to discourage self pollination because cross pollination is better as compared to self pollination. In some species, pollen release and stigma receptivity are non synchronized. इसका ये कंडीशन मैंने अभी आपको समझाई कि जब अलग अलग टाइम पे जो मैच्योरेशन होगा, यहां पे मैंने आपको बताया था जिसे हम डाइकोगैमी कहते हैं, तो जब स्टेमन और कार्पल अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे तो इस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन होगा. सो देखो डाइकोगैमी को समझा रखा है एनसीईआरटी में, ऐसे ही बच्चों सभी फीचर्स को समझा रखा है लेकिन टर्म नहीं दे रखा है. सो दिस इज डाइकोगैमी समझाई गई है यहां पे. In some other species, the anther and stigma are placed at different position. That is, यहाँ पे बच्चों हेट्रोस्टाइली समझाई गई है जो मैंने आपको अभी बताई. Both of these devices prevent autogamy. इससे autogamy तो prevent हो जाएगी लेकिन अभी भी गैटनोगैमी, which is the other type of self pollination, वो नहीं prevent हो पा रहा है जो कि फंक्शनली जेनोगैमी जैसा है. द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी. तो सेल्फ इनकॉम्पैट, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट थी बच्चों. अभी तक जो हमने पढ़ा बाइसेक्सुअल, डाइकोगैमी, हेट्रोस्टाइली, ये सिर्फ ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेंगे. दे ओनली प्रिवेंट ऑटोगैमी, नॉट गैटनोगैमी. ठीक है. अब सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी प्रिवेंट ऑटो प्लस गैटनोगैमी, ये इंपॉर्टेंट है. This is genetic mechanism and prevents self-pollen from the same flower or other flower of the same plant from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. Another device to prevent self-pollination is production of unisexual flower. Unisexual flower produce करेंगे तो भी इस केस में भी बच्चों क्या होगा कि या तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा या फिर या क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा. ठीक है. तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होता है जैसे कुकरबिटेसी फैमिली में हमें देखने को मिलता है. इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, दैट इज मोनोशियस, इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गैटनोगैमी. लेकिन कुछ स्पीशीज होती हैं जिसमें अलग अलग पेड़ होता है जैसे पपाया, male and female flowers are present on different plant, that is each plant is either male or female, dioicy. This condition prevent both autogamy and gaitonogamy. तो बच्चों यहाँ पे बात करी गई है मोनोशियस और डायोशियस प्लांट के बारे में. मोनोशियस प्लांट के एग्जाम्पल क्या होते हैं? कुकरबिटेसी फैमिली के कोकोनट. वैसे डायोशियस के एग्जाम्पल पपाया, डेट पाल. तो मोनोशियस के केस में बच्चों मतलब मेल और फीमेल अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी है लेकिन एक ही पेड़ पे मौजूद है, तो इस केस में बच्चों यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर पाया जाता है तो ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी, तो प्रिवेंट ओनली ऑटोगैमी, लेकिन गैटनोगैमी नहीं हो पाएगी. लेकिन अगर डायोशियस है मतलब मेल प्लांट अलग है, एक मेल प्लांट है और एक फीमेल प्लांट है, तो इस केस में बच्चों इट विल प्रिवेंट बोथ ऑटो एंड गैटनोगैमी, मतलब सिर्फ जेनोगैमी होगी. ठीक है. तो बच्चों आप समझ गए होंगे ये सब लाइंस. अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. व्हाट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन? पॉलिनेशन जो होता है बच्चों ये हमेशा गारंटी नहीं करता है कि हमेशा राइट टाइप का पोलन ग्रेन ही राइट टाइप के स्टिग्मा पे आके गिरे. हो सकता है पपाया के ऊपर मैंगो का पोलन ग्रेन आके गिर जाए. सो इट डिपेंड्स. तो बच्चों कुछ कनेक्शन होना चाहिए कि वो अपनी स्पीशीज के पोलन ग्रेन को पहचान ले. So there is a kind of chemical dialogues between the pollen grains and the stigma, जिस कारण से वो species स्पेसिफिक होता है कि पपाया का पोलन ग्रेन पपाया के स्टिग्मा पे फर्दर डेवलप करेगा और मैंगो का पोलन ग्रेन मैंगो के स्टिग्मा पे ही डेवलप करेगा. क्रॉस नहीं हो सकता कि मैंगो का पपाया पे हो रहा है और पपाया का मैंगो पे. ठीक है. सो स्टूडेंट्स
Pollination does not guarantee the transfer of a right type of pollen grain, that is compatible pollen of the same species as the stigma. Often pollen of the wrong type, either from other species or from the same plant, if it is self-incompatible, also lands on stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen, whether it is of right type, that is compatible, और रॉन्ग टाइप, दैट इज इनकम्पैटिबल. तो जो स्टिग्मा है बच्चों, वो पहचान लेता है कि जो पोलन ग्रेन उस पे आके गिरा है वो राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है, दैट इज कंपैटिबल है कि इनकम्पैटिबल है. अगर वो राइट टाइप का होता है तो पिस्टल उसको एक्सेप्ट कर लेता है और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पोलन और पोलन जर्मिनेशन. सो स्टूडेंट्स, देखिए आप किस प्रकार पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है. अगर पोलन नॉन कंपैटिबल है तो देखिए आप पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन नहीं हुई, लेकिन अगर वो राइट टाइप का है तो पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन ऑकर्स एंड पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स टेक्स प्लेस. इफ द पोलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप द पिस्टल रिजेक्ट्स. अगर वो गलत टाइप का होता है तो पिस्टल उसे रिजेक्ट कर देता है. एंड the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style. The ability of pistil to recognize the pollen, इस ability को by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogues between pollen grain and pistil. तो pollen grain और pistils के बीच में एक प्रकार से chemical dialogues की तरह वार्तालाप होता है, conversation होता है, जिससे वो स्टिग्मा जो है वो एक कंपैटिबल पोलन ग्रेन को पहचान लेता है. This dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of pistil. It is only in the recent year that botanists have been able to identify some of the pollen pistil components and the interaction leading to recognition followed by acceptance or rejection. As mentioned earlier, following compatible pollination, pollen grain germinates on the stigma to produce pollen tube through one of the germ pore and the content of pollen grains moves into द पोलन ट्यूब. देखो अगर स्टूडेंट्स कंपैटिबल पोलन ग्रेन आ जाता है तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है स्टिग्मा के ऊपर, पोलन ट्यूब बनती है. ठीक है, तो पहले पॉलिनेशन हुआ. अगर कंपैटिबल टाइप का पॉलिनेशन हुआ है तो इसके बाद में पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन होगी. पोलन ट्यूब जर्मिनेशन ऑकर्स. ठीक है, on the stigma to produce pollen tube through one of the germ pore. The content of pollen grains, content जो है बच्चों pollen grain का transferred in tube, और अब ये ट्यूब कंटेंट लेके, इसके कंटेंट में मेल गैमेट है, इसको लेके इट रीचेस ओव्यूल. ठीक है, pollen tube grows through the tissue of the stigma style and reaches the ovary. You would recall that some plants pollen grains are shared in 2 cell stage. किसी में 2 cell stage में जो pollination होता है और कुछ plants में 3 cell stage में. तो अगर 2 cell stage में होता है तो उसमें generative cell pollen tube में ही 2 male gamete में divide हो जाता है, और अगर 3 cell stage में होता है तो ऑलरेडी उसमें मेल गैमेट मौजूद है. In plants which shed pollen in the 3 cell condition, the pollen tube carry the 2 male gamete from the beginning. Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle end. तो बच्चों micropyle end से इसकी एंट्री होती है. Then enters one of the synergids through the filiform apparatus. तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं किस प्रकार pollen tube की एंट्री माइक्रोपाइलर एंड से होती है. दिस इज माइक्रोपाइल एंड, और यहां पे एक सिनर्जिड से एंट्री होती है. इसको बड़ा करके दिखाया है क्योंकि ये जो सिनर्जिड्स के यहाँ पे एक सेल्यूलर थिकनिंग पाई जाती है जिसे फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं. बच्चों आप एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर रिकॉल करिए, मैंने आपको अच्छे से सारी चीजें समझाई थी. तो एग एपरेटस के अंदर जो हमें साइड में 2 सिनर्जिड्स मिलते हैं उनके पास सेल्यूलर थिकनिंग दैट इज फिलीफॉर्म एपरेटस पाए जाते हैं, जो कि कुछ एक केमिकल रिलीज करते हैं जो फॉर अट्रैक्टिंग पोलन ट्यूब, जिसके कारण पोलन ट्यूब इनके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होता है.
एंड द पोलन ट्यूब में जो भी गैमेट्स हैं, वो मेल गैमेट है, वो रिलीज हो जाते हैं इनटू द सिनर्जिड। मतलब एक सिनर्जिड जो है वो डिस्ट्रॉय होती है, वो इस वाले सिनर्जिड से भी एंट्री ले सकता है और ये वाले सिनर्जिड से भी एंट्री ले सकता है। और आप देखिए किस प्रकार दोनों मेल गैमेट रिलीज हो जाते हैं। And then enters into one of the synergids through filiform apparatus. This is called chemotactic movement, जो कि synergids जो केमिकल रिलीज करते हैं उसके टूवर्ड्स पोलन ट्यूब अट्रैक्ट होके ग्रो कर रही है। तो बच्चों ये सभी इवेंट्स जो हैं पोलन डिपोजिशन से on the stigma until the pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। तो बच्चों ये सारे इवेंट की पोलन आके गिरा, दैट इज पॉलिनेशन हुआ, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन हुआ और फिर मेल गैमेट रिलीज हुए, इन सभी इवेंट्स को मिला के हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बस इतना ही नहीं है कि स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आ गए और उनके बीच में इंटरेक्शन हो गया, यहां तक के इवेंट को हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। तो बच्चों हम पोलन ट्यूब जर्मिनेशन खुद भी देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। हम पी, चिकपी, बाल्सम, विंसा इन सब के पोलन ग्रेन्स को ग्लास स्लाइड पे डाल सकते हैं एंड अ ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन जिसमें जो कि 10% है। आफ्टर अबाउट 15 to 30 मिनट्स आप देखेंगे कि किस प्रकार पोलन ट्यूब जर्मिनेशन आप एग्जामिन कर पा रहे हैं।